अभी वो वंचित में पूरी तरह से आते या नहीं आते तो ये उन पे डिपेंड करता है जावेद साहब से, और हमारे जो बड़े लोग हैं उनसे जो है बातचीत करने के बाद फैसला होगा कि जावेद कुरैशी साहब जो है वंचित में आते हैं या फिर। ये जो बातें हैं ये असदुद्दीन अवैसी साहब और प्रकाश अंबेडकर साहब ये दोनों डिसाइड करेंगे। हम तो छोटे मोटे कार्यकर्ता है, ऊपर से जो हमको हुक्म होगा हम उस पर ये दोनों पार्टी अगर इलेक्शन लड़ती है तो हुकूमत महाराष्ट्र में हुकूमत किसकी बनेगी ये लोग डिसाइड करेंगे, इतना तो मुझे यकीन है। आप पर यह वाजिब हो जाता कि आप ये बिल पास करना, या फिर अगर आप पास करने में नाकाम है तो आपने मुसलमानों के नाम पर और सेकुलर नाम पर राजनीति करना बंद कर देना, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए। कुछ ये आप पे वाजिब है कि आपने महाराष्ट्र असेंबली में हजरत मोहम्मद बिल जो है ये पास करके आपने बताना। ये मैं आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूँ, जो लोग सेकुलर और मुसलमान के नाम पर राजनीति कर रहे आपके चैनल के माध्यम से। जब इम्तियाज जलील साहब आमदार थे तो जब भी उन्होंने एक पिटिशन डाले थे उसमें तौहीन अदालत बोल के, लेकिन कुछ क्या वजूहत थी मुझे पता नहीं कि उन्होंने वापस ले लिए कुछ। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रज़ा अंसारी। आज मेरे साथ मौजूद हैं अहमद जलील साहब। ये औरंगाबाद की एक समाजी शख्सियत है और हमने देखा है कि जब एनआरसी का जब मामला देश भर में चल रहे थे तो तारीख़ी शहर औरंगाबाद में इनकी काविशों से और इन्होंने एक इनकी खुसूसियत ये थी कि इन्होंने सबको लेके चले और शाहीन बाग की स्थापना की थी और वो बेहद कामयाब रहा था। और जैसा सभी जनता जानती है, देखा होगा आप सभी ने मीडिया के ज़रिए से कि इन्होंने हाल ही में वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश किया है। हम इनसे मुलाकात लेने जा रहे हैं ताकि हालात हाजरा पे दो टोक गुफ्तगू हो जाए। सर, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। सर, मेरा सवाल ये है कि आज महाराष्ट्र में आघाड़ी में कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है और औरंगाबाद में कहने के एमआईएम के खासदार भी है, एक ताकत रखते हैं। उसके बाद भी आप वंचित आघाड़ी में प्रवेश किए थे, कोई तो वजह रहेंगी, क्या वजह है? देखिए, आज है जैसा कि मजलिस है, कांग्रेस है, एनसीपी है, शिवसेना है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी जमातें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी जो है कि जैसा कि इसका नाम है कि वंचित बहुजन आघाड़ी, इसमें जो मतलब महरूम तबकात है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इन सबको लेकर जो है प्रकाश अंबेडकर साहब के पास जो सोशल इंजीनियरिंग है वो किसी भी पार्टी में नहीं है कुछ। और दूसरी बात है कि प्रकाश अंबेडकर साहब की जो शख्सियत है और प्रकाश अंबेडकर साहब ने माइनॉरिटीज़ को लेकर जो काम किया है मैं उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ। इसीलिए मैंने जो है ये सोचा कि समाजी ज़िंदगी मेरी पिछले 16-17 साल जो है समाजी ज़िंदगी में गए, तो उसके बाद मैंने बोला कि एक सियासत में अब आना चाहिए। तो फिर मैंने बहुत सोच समझ कर जो फैसला किया और वंचित बहुजन आघाड़ी में मेरा प्रवेश हुआ। सर, आजकल हमारे औरंगाबाद शहर में हम देख रहे हैं कि यहाँ की सियासत में बड़ी उथल पुथल लेके जा रही है और अभी हाल ही में जो है तो आपके स्टेट पे जो है तो जावेद कुरैशी साहब भी मौजूद थे, उसके लेकर भी काफ़ी सरगर्म अमल बातें हो रही हैं और ऐसा भी बातें उठ रही हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं कि उनके वंचित बहुजन आघाड़ी में लाया जाए। तो जावेद कुरैशी साहब का आपके मंच पर बैठना क्या साबित करता है? क्या वो एक इत्तेफाक था या एक हिकमत अमली के साथ आपने उनको बुलाया था? नहीं, जावेद कुरैशी साहब देखिए वो भी एक औरंगाबाद की बल्कि मराठवाड़ा की एक कद्दावर शख्सियत है जिसमें सियासत में उनका काफ़ी असर रहा है। और एक जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है उनकी काविशों की कोशिशों की वजह से उन्होंने यहाँ पर उसको स्टैंड किया है। तो जावेद कुरैशी साहब जो है एक मुस्लिम इत्तेहाद फंड के सदर की हैसियत से जो है वो हमारे स्टेज पे तशरीफ़ लाए थे, वो हमारे मेहमान खुसूसी थे। तो अभी वो वंचित में पूरी तरह से आते या नहीं आते तो ये उन पे डिपेंड करता है जावेद साहब से, और हमारे जो बड़े लोग हैं उनसे जो है बातचीत करने के बाद फैसला होगा कि जावेद कुरैशी साहब जो है वंचित में आते या फिर आगे मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट का वंचित का कोलैबोरेशन होगा। सर, हम देखते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम ये दोनों के पीछे मतलब मुस्लिम तबकात की बड़ी अक्सरियत भी है। तो आने वाले वक्तों में आप, क्योंकि आप मुझसे करीब चले गए, आप काफ़ी बातचीत हुई होंगी बंद कमरे में, कुछ तबादले ख्याल हुआ होगा, क्या आपको लगता है कि एक नए सिरे से फिर कोशिशें की जाएंगी और एमआईएम और वंचित बहुजन आघाड़ी का फिर एक इत्तेहाद अमल में आएगा? देखिए साहब, ये जो बातें हैं ये असदुद्दीन अवैसी साहब और प्रकाश अंबेडकर साहब ये दोनों डिसाइड करेंगे। हम तो छोटे मोटे कार्यकर्ता है, ऊपर से जो हमको हुक्म होगा हम उस पर अमलावारी करेंगे। लेकिन लोगों को दोनों तबकात में ये उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों तबकात को जो है मिल जाना चाहिए, तो इससे एक बहुत ज़बरदस्त ताकत बनेगी और इसका मैसेज ये जाएगा कि ये दोनों पार्टी अगर इलेक्शन लड़ती है तो हुकूमत महाराष्ट्र में हुकूमत किसकी बनेगी ये लोग डिसाइड करेंगे, इतना तो मुझे यकीन है।
सर मान लीजिए अगर एमआईएम और वंचित बहुजन अघाड़ी में इत्तेहाद नहीं होता है तो फिर वही बात हो रही है कि कहीं ना कहीं फिरकापरस्त जो पार्टियां हैं उनको ताकत मिलेंगी, यानी कि आपके मैदान में अलग अलग होने से कहीं ना कहीं उनकी ताकतें मजबूत होंगी। तो ये भी कड़वी सच्चाई है। होगी। वैसा तो पिछली जो गई तो मैं समझता हूँ कि वो पार्टियों ने भी उनकी पूरी कोशिश थी कि ये अलायंस टूट जाए, क्योंकि हर एक पार्टी का अपने कैलकुलेशन होता है, तो इसी मुनासिबत से है। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी का ये है कि जहाँ पर आपकी अक्सरियत है जो समाज की है, वो उसी को प्लेटफॉर्म देती है और उसी को मौका देती है इलेक्शन लड़ने का, चाहे वो पंचायत समिति का हो, ग्राम पंचायत का हो, कारपोरेशन हो, एमएलए हो, एमपी का हो। तो उनका है कि जहाँ पर आपकी जितनी आबादी रहेंगी आपको उस हिसाब से आपको सपोर्ट किया जाएगा। सर आप जब वंचित बहुजन अघाड़ी में प्रवेश कर रहे थे तो जाहिर सी बात है कुछ तो बात हुई होंगी कि भाई हमने पहले एमआईएम के साथ एक इत्तेहाद के साथ इलेक्शन लड़े थे और जो भी वजूहत रही सारी बातें आवाम के सामने हैं। तो कैसा लग रहा था आपको, मतलब कुछ तलखियाँ, कुछ बातें कुछ शेयर करेंगे आप मालूमात के लिए? देखिए, सबसे पहले जो है मेरा वंचित बहुजन आघाड़ी में जाने का ये है कि एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो आसो सल्लम की शान में जो गुस्ताखियों का भी आपने देखे होंगे बीच में सिलसिला जो चला था, तो उन्होंने असम्बली, महाराष्ट्र असम्बली में एक बिल पेश किया जिसका नाम है पैगंबर मोहम्मद बिल। मैं उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। उसके बाद दूसरा जो है उन्होंने एनआरसी के लिए, शाहीन बाग के लिए और पूरे काले कानून के लिए उन्होंने जो बेबाकाना तौर पर उन्होंने उसकी मुखालिफत की दो, और तीसरा औरंगाबाद का नाम जो संभाजी नगर को लेकर था, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए खुलकर, तो मैं ये तीन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। सबसे पहले तो मुसलमान होने के नाते, दूसरा शाहीन बाग का कन्वीनर होने के नाते, और तीसरा जो है एक औरंगाबादी होने के नाम जो है नाते मैंने अपने नज़दीक ये सोचा कि ये प्रकाश अंबेडकर साहब का जो है मुझ पर एक एहसान है, एक क़र्ज़ है मुझ पर, जो किसी न किसी तरह मुझे उतारना है। तो मैं ये चीज़ें देखकर गया, और सियासत के क्या कैलकुलेशन है, पॉलिटिक्स से क्या कैलकुलेशन है, माजी में मजलिस के साथ क्या तलख़ियाँ रही और मुस्तकबिल में क्या होगा, मैं इसका सोचा नहीं। मैं ये तीन चीज़ों को लेकर, और सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद हज़रत सल्लम का जो बिल है उसको लेकर मुतासिर होकर मैं जो है वंचित में गया और जो है उनसे रुजू हुआ प्रकाश अंबेडकर साहब से। और जहाँ तक मुस्लिम मसाइल का जो है, अब मेरे कम्युनिटी का जो मुस्लिम मसाइल हमको दरपेश है, उस पर मेरी बहुत खुलकर बात हुई साहब, सर हासिल गुफ्तगू हुई। उन्होंने मुझे मुतमईन किया और उन्होंने बताया कि भाई इस पर कैसा कैसा काम करना चाहिए। मेरे पास भी कुछ थी, मैंने ऐसे पॉइंट पे उनसे बातचीत की, गुफ्तगू किया, तो उन्होंने मुझे रास्ते बताए जो सही थे कि भाई वो मेरे को वो चीज़ का इल्म नहीं था, तो उन्होंने आसान कर दिया कि आप ऐसा रास्ते से जाओ तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और उन्होंने पूरा यकीन दिलाया कि आप काम कीजिए, हम मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हैं, आप काम कीजिए, आपको जहाँ भी मुश्किल परेशानी दरपेश आ रही, वंचित बहुजन आघाड़ी जो है आपके कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी है। सर आपने जब वंचित अघाड़ी में प्रवेश किया तो क्योंकि आप सामाजिक शख्सियत है और आपका दायरेकार काफ़ी बड़ा है और तमाम तकफ़ात में आप मकबूल आम भी, और खासकर ग्रीन बेल्ट में आपके बहुत गहरे वसी ताल्लुकात है, कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ आप लोग जानते हैं पहचानते नहीं हो। जब आपने वंचित अघाड़ी में प्रवेश किया तो आपके दोस्त साहबाब है, खैर ख्वाह है, समाजी हजरात है, कैसा रिप्लाई मिल रहा था कि आपका कदम सही है गलत है? नहीं, कहीं खुशी कभी कहीं गम वाला मामला था, कुछ हर कोई तो मुतमईन हो नहीं सकता, तो इसलिए जो है, मगर ज़्यादा जो लोगों ने अप्रिशिएट किया, उन्होंने बोला असल में लोग ये थे कि आपके पास वंचित में जाने का आपका क्या मकसद है जलील भाई, आपने अभी तक गए नहीं, आपने इतने साल समाजी जिंदगी और अचानक आप पॉलिटिक्स में गए। तो मैंने तीन चीज़ें बताया उनको कि साहब ये था मेरा मकसद जाने का, अब आप ही बोलिए मैंने सही किया गलत किया। वो बोले नहीं यार आपने सही किया। और उसके बाद जो है वहाँ की जो एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब का जो विज़न है वो बताया मैंने कि साहब ये जो है उनका विजन है साहब का। अब ये साहब से मैं मुतासिर हुआ, मैंने मेरे सवाल साहब के सामने रखा, साहब ने उसका मुतमईन पर जवाब दिए मेरे को, तो मैं ज्वाइन किया और आगे जो है इंशाल्लाह मैं काम करता रहूँगा। सर आपने जैसा बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बिल पेश हुआ, लेकिन ये भी एक सच्चाई है साहब कि हम समझते हैं कि लगभग मुस्लिम लीडरान ने इसके ऊपर आवाज़ बुलंद की। असद साहब ने आवाज़ बुलंद की है, जलील साहब ने, इम्तियाज़ साहब ने आवाज़ बुलंद की, तमाम सियासी लीडरों ने कहने के अपने अपने तौर पर इस पर एतराज़ दर्ज कराया। तो कहीं ना कहीं तो ये बात भी सही है साहब, ऐसा नहीं खाली प्रकाश अंबेडकर साहब ने कदम उठाए। नहीं, देखिए प्रकाश अंबेडकर साहब ने, ये लोगों ने आवाज़ उठाए, मगर अमली तौर पर प्रकाश अंबेडकर साहब ने ये बिल ड्राफ्ट करके असम्बली में जो है पेश किया। अब मेरा सवाल उन तमाम
सेकुलर पार्टी से और जो मुसलमानों के नाम पे राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं असेंबली, महाराष्ट्र असेंबली में, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपके जो नुमाइंदे हैं कुछ, उन्होंने जो है पुरजोर इसकी हिमायत करना चाहिए कि ये बिल बनना चाहिए। जैसा आपने दूसरे इश्यूज़ के लिए आपने धरना दिए महाराष्ट्र असेंबली पर, आपने अंदर असेंबली में काम होने नहीं दिए, तो आप पर ये वाजिब हो जाता कि आप ये बिल पास करना, या फिर अगर आप पास करने में नाकाम है तो आपने मुसलमानों के नाम पर और सेकुलर नाम पर राजनीति करना बंद कर देना, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए। कुछ ये आप पे वाजिब है कि आपने महाराष्ट्र असेंबली में हजरत मोहम्मद बिल जो है ये पास करके आपने बताना। ये मैं आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूं, जो लोग सेकुलर और मुसलमान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। सर आप एक बात समझ में नहीं आती कि हमारे, चलिए विधानसभा में हमारे कितने आमदार है, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो मतलब कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, एमआईएम के मिला के जो 7-8 जो भी भरते होंगे, तो अब ये तो बहुत खलील मतलब आंकड़ा है, छोटा आंकड़ा है। अब अक्सरियत तो उनकी है, तो कैसे बिल पास होंगे? जैसा कि मान लो आपका साथ भी है तो बिल कैसे पास होगा? देखिए अक्सरियत काय की है, कुछ शिवसेना थी, आज क्या है, तीन पार्टियों की है ना कुछ। तो देखिए बीजेपी भी शिवसेना पे ताना मार रही है कि शिवसेना सेकुलर हो गई कुछ। अब हुकूमत किसकी है आपके पास? आपके पास एनसीपी है, कांग्रेस है और शिवसेना है कुछ। तो अब आप ये वाजिब हो गए ना कुछ, आप सेकुलर हो गए कुछ। सेकुलर बोले तो सेकुलर में सबसे बड़ा जो सेक्टर है, सबसे बड़ी जो तादाद है मुसलमानों की है। मुसलमानों के बाद और मुसलमानों के उतना सेकुलर कोई भी नहीं है। मैं आपको ये दावे से बोल रहा कि सबसे बड़ा सेकुलर है जो है वो मुसलमान है। मुसलमानों के बाद दूसरे लोगों का नंबर शुरू होता है कुछ। तो जब आपकी सेकुलर पार्टियां हैं कुछ, आप अपने आपको सेकुलर बोल रहे हैं, तो वो जमात जिसने सबसे आपको झोली भर भर के वोट दिए कुछ, तो उनका एक छोटा सा बिल है कुछ, अब वो पास करने में क्या बात है कुछ। सर आज हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में आरक्षण के अभियान भी बहुत चल रहा है और अब बहुत आवाज़ें उठ रही हैं, कांग्रेस वाली भी है, राष्ट्रवादी वाली भी है, और इम्तियाज जलील साहब ने तो बाकायदा रैली निकाले थे। तो आपको नहीं लगता साहब कि ये लड़ाई को इनफरादी लड़ाई लड़ने से बजाय एक कौम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, क्योंकि मजलूम कौम है साहब, हम सबको थोड़ा बहुत राजनीति से ऊपर उठकर एक जगह आके लड़ने की जरूरत है, कम से कम वक्त को देखते हुए? नहीं साहब, बिल्कुल है, लड़ने की जरूरत है। इससे पहले भी जो है वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो है पहले से भी जो है इस पर वर्क किया, इस पर भी धरने दिए, वो करे कुछ। और ये 5% मुसलमानों को जो तालीमी रिजर्वेशन है ये मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो अपने पास सच्चर कमेटी और दूसरे महमूद रहमान कमेटी है, लोगों ने तो वाजे कर दिया कि भाई ये मतलब मुसलमानों की ऐसी है कि मुसलमान आखिरी स्टेज पे है कम्युनिटी को, इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। चलो जाने दो, दूसरी चीज़ों में जो है इकोनॉमिक के लिए नहीं मिल रही, सोशली नहीं मिल रही, मगर एजुकेशनल तो देना चाहिए और सब पार्टी को एक जगह आके जो है उसमें उसके लिए काम करना चाहिए। मैं अपने नज़दीकी समझता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म पे जो है मुसलमानों के लिए उनको जो है मैदानी जंग भी लड़ना चाहिए और कानूनी जंग भी लड़ना चाहिए मुसलमानों को। सर हम भी कह रहे हैं कि लोगों से मिलते जुलते हैं। अब लोगों में एक चर्चा ये भी है, मैं एक फ्रैंकली आपको पूछ रहा हूँ कि जैसे ये मामला कोर्ट में था, कोर्ट ने दिया था, तो लोग बोल रहे हैं कि भाई ठीक है, धरने, मोर्चे, आंदोलन सही बात है, एक सियासी ताकत का मुजाहरा भी होता है और गवर्नमेंट पे दबाव पड़ता, लेकिन हम लोग कोर्ट पे क्यों नहीं जाते कि साहब कोर्ट को सवाल करें ना, साहब आपने हमको दिया था, अब ये क्यों नहीं कर रहे? हमने क्या जाना कि कानून नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? ऐसे भी लोग चर्चा है, तो इसके ऊपर कुछ जानकारी देंगे आप कानूनी नुक्ता से? देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये दिया था, आदेश दिया था कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन जो है एजुकेशन में मिलना अनिवार्य ज़रूरी है। तो आप जो है असेंबली में 5% रिजर्वेशन का आप रिजर्वेशन पास कीजिए। उसके बाद जो है नीचे खाका तैयार करने का था, लेकिन एनसीपी कांग्रेस की हुकूमत ख़त्म हो गई 2014 में। उसके बाद बीजेपी की हुकूमत है देवेंद्र फडणवीस की, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को जो टाइम रहता बिल बनाने का उसका, तो उन्होंने जानबूझ के करे नहीं और वो हो गया पेंडिंग कुछ। अब ये अब दूसरे जो है दोबारा जो है अब इसको, अब ये जो आघाड़ी सरकार बनी, तो आघाड़ी सरकार ने उस पर दोबारा वर्क शुरू करना चाहिए और उसको जो है कमली जामा पहनाना चाहिए कोर्ट को। अब दूसरी जो तमाम पार्टियां है, ऑल पार्टीज ने मिलकर ये करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को हर कोई बोल रहा कि भाई मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन तौहीन अदालत बोल के हाई कोर्ट में सब ऑल पार्टीज मिलकर तौहीन अदालत में जाना चाहिए। अगर उनको कोई दिक्कत का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये सीधे सीधे अल्फाज बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को।
तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो है एक करारदाद लेकर उसको वापस दोबारा शुरू कर सकती है। उनको लिए कोई बड़ी बात, कोई मुश्किल बात नहीं है करने के लिए कुछ। सर सवाल एक ये भी जहन में था, मैं आपको फिर दोहरा दे रहा हूँ कि जैसे आप वंचित में गए, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी, आप आपने जो संस्था के माध्यम से या आप इंडिविजुअल कि आप खुद चले गए कि साहब मेरे समाज के साथ जुल्म हो रहा है और इसके ऊपर एक कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से राजनीति हो रही है, और आप दरखास्त करें अदालत से कि साहब इसके आप उनको आदेश दो कि क्या चल रहा है, कब तक क्या करेंगे। खाली एजुकेशन मांग रहे हैं ना, एक एजुकेशन मांग रहे हैं, मुसलमानों के अंदर जहालत का खात्मा हो, वो जमहूरी दायरे में अच्छे से आए, समाज में अच्छे से दिए थी कि तो बुरा अमल नहीं ना, इसमें कोई आप करोड़ों रुपए नहीं दे रहे, सरकारी नौकरियां दे रहे, ये तो एकदम बोलते बोलते हमें बहुत तकलीफ हो रही है। तो मतलब आप खटका सकते हैं अदालत में, आप वंचित बहुजन अघाड़ी के परचम तले, चलो कोई नहीं यार तो आप चले जाइए। जी बिल्कुल, मैं जो है मुस्तकबिल में, मैं तो मेरा पूरा मुसम्मम इरादा है कि बीच में सुना था कि हमारे जो है जब इम्तियाज़ जलील साहब आमदार थे तो जब भी उन्होंने एक पिटिशन डाले थे उसमें तौहीन अदालत बोल के, लेकिन कुछ क्या वजूहत थी मुझे पता नहीं कि उन्होंने वापस ले लिए कुछ। अभी उसके बाद जो है उसमें क्या हुआ कुछ पेशरफ्त मुझे उसके उतना अंदाज़ा नहीं है कि साहब है अभी स्टैंड वापस ले लिए या फिर क्या है उसका नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं मुसम्मम इरादा रखता हूँ कि मैं जो है अगर अल्लाह ताला ने मेरे को मौका दिया तो मैं अपने इनफरादी तौर पर या मेरे पार्टी के तौर पर जो है मैं तौहीन अदालत बोल के जो है पिटिशन मैं हाई कोर्ट में डालूंगा 5% रिजर्वेशन के लिए। सर आप वंचित बहुजन अघाड़ी ने वक्फ के मामला पे भी बहुत शिद्दत से आवाज़ उठाई है, और हम देख रहे हैं कि कई सालों से बस आवाज़ें उठ रही हैं, मुख्तलिफ शक्लों में उठ रही हैं, जाविज़ उठ रही हैं, पेपरबाजी होती है, लोग वाह वाह करते हैं, तालियां बजा देते हैं, लेकिन कभी महाराष्ट्र में, जहाँ तक मेरी उम्र साहब 51 साल हो रही है, आज जब मैं शऊर की जो उम्र होती है वो 25 साल होती है, तो 25 साल में मैंने कभी पूरे महाराष्ट्र में ऐसा नहीं देखा कि वक्फ की जमीन के ऊपर हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से, वक्फ मंत्री की जानिब से एक रिबन काटी गई हो कि ये वक्फ की कॉलोनी है, इसके अंदर 1000 घर बने हैं। तो ये क्या कितना भद्दा मजाक है साहब। तो मेरा सीधा सवाल ये है कि आप वंचित में गए, प्रकाश अम्बेडकर साहब ने वक्फ के मामला पर शिद्दत से आवाज उठाई है, क्या वो इसमें पहल करेंगे? जैसा आप बताया कि आपने हुजूर की शान में उन्होंने बिल पास किए, एक अनोखा इकदाम हम करके बताते हैं वंचित बहुजन अघाड़ी, वक्फ की जमीन को हम कानूनी अंदाज से लेंगे। और खास बात यह साहब कि इस मामले में खाजा इम्तियाज साहब ने भी बहुत खुलकर कहा है, अगर कोई पार्टी कोई तंजीम अगर करती है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उनका काम आसान हो। इसके पर क्या कहेंगे आप? साहब देखिए, वक्फ की जो अराजात है और वक्फ पे जो नाजायज़ कब्जे हुए हैं और जो ज़मीन बचे हुए कुछ, इस पर हमको जो है बहुत संजीदगी से और गहराई से हम काम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा अंसारी साहब आपसे को, ये 2021 ख़त्म होने को दिसंबर का, लेकिन इंशाल्लाह जो है दिसंबर 2022 का जब ये आखिरी दिसंबर रहेगा 31 दिसंबर पहले, तो आप देखना इंशाल्लाह इमाम मौज़न कॉलोनी और दूसरे हमारे दवाखानों का मसला और स्कूलों का मसला कुछ है, कम से कम 2 से 3 प्रोजेक्ट वंचित बहुजन अघाड़ी वक्फ अराजियात पर शुरू कर देगी। ये मेरे आपको अल्फाज हैं। हम अमली तौर पे काम करेंगे, हमारे पास पूरा खाका तैयार है उसका, और जो है उससे कैसा उसे इम्प्लीमेंट करना है कुछ, ये हमारे पास पूरा जो है ब्लूप्रिंट तैयार है। और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह हम लोग जो है सबसे पहला हमारा काम जो है वो है वक्फ अराजियात पर इमाम मौज़न कॉलोनी तामीर की जाए। उसके बाद हमारे जो है एजुकेशन को लेकर, मेडिकल को लेकर जो हमारे प्रोजेक्ट है जो हम वक्फ अराजियात पर करना चाह रहे हैं, एक के बाद जो है दीगर वो शुरू कर दिए जाएंगे। सर हम देख रहे हैं कि आज अगर स्कूल और कॉलेज अगर डालने की बात की जाए तो जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा उसके ऊपर कानून लाया है कि आपके पास 5 एकड़ ज़मीन होना चाहिए, 7 एकड़ होना चाहिए, ऐसे कुछ आटी नियम है जिसकी वजह से जो मुस्लिम संस्था है, जो मुस्लिम के साथ जैसे कार्यकर्ता है, इनको तकलीफ जा रही है कि भाई हम हमारी कौम के लिए कॉलेज खोले, स्कूल खोले। तो क्या आप इसके मामले में कुछ पेशरफ्त करने वाले हैं कि वक्फ की ज़मीन के ऊपर हम जो है आलीशान कॉलेज डाले, हॉस्टल डाले? क्योंकि साहब बातें ही बहुत हो रही हैं, काम कम हो रहा है, काम हुआ है लेकिन कम हुआ है, लेकिन खुले अंदाज से। सबसे बड़ी हैरत की बात यह साहब, जब वक्फ की जमीन पूरी तरह से मुसलमानों की, समझ में नहीं आता कि फिर ये धन्ना सेठ है, ये मेरी लीडरशिप है, ये किस तरह से गई। अच्छा गई तो गई, कानून तो जिंदा है ना साहब, तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे? क्योंकि आप बहुत दावे के साथ वंचित में गए हैं, तो जरा खुल के बताइए ताकि मुसलमानों को समझ में आए, या तो आपसे जुड़ने में आसानी हो या तो फिर आपसे सवाल करने में आसानी हो। देखिए अंसारी साहब, वक्फ का जो कानून है, वक्फ एक्ट है जो है, ये बेहतरीन है, ये कंप्लीट है पूरा कुछ, इसमें कोई नहीं है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं है। अगर सही तरीके से इसका इम्प्लीमेंट हो जाए तो इतने बेहतरीन है कि मुसलमानों को जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से पैसे लेने की या माली मदद की कोई ज़रूरत नहीं है।
ना उनको प्रधानमंत्री आवास योजना की ज़रूरत पड़ेगी, ना दीगर जो घरों के जो स्कीम्स रहते हैं गवर्नमेंट के उसकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात जो ये है कि वक्फ में जो वक्फ बोर्ड जो है वहाँ पे एम्प्लॉइज़ है उसकी बहुत ज़्यादा जो है उस पर कमी है। और आपको ये बताता चलो कि वक्फ एक्ट में जो है प्रोविज़न है, वक्फ एक्ट में सिर्फ आप जो है बेवाओं, यतीमों, मिस्किनों के लिए नहीं है, वक्फ में आप जो है तालीम के लिए, उसके बाद मेडिकल के लिए, उसके बाद जो है जो यतीम है, यसीर है, बेवाएँ हैं, जो जो ज़मीनें खरीदते हैं उनके लिए प्रोविज़न है। लेकिन ये प्रोविज़न जो है अभी तक हुकूमतों ने कुछ जो है बताया नहीं ठीक तरीके से कि ये भी प्रोविज़न है जो है वक्फ की जो अराजियात है वो तालीम के लिए, वो दवाखानों के लिए और दीगर जो है फलाही कामों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये किसी ने खुलकर बताया नहीं। बीच में जो है मोहतरमा फौजिया खान मैडम ने जो है एक वेबिनार लिए थे कुछ, तो उसमें उन्होंने सबसे जो है मशवरे मंगाए थे। तो जब वो वेबिनार में मैं भी शामिल था, मैं भी उसका हिस्सा था, तो जब मैंने चीज़ें रखा था कि वक्फ अराजियात जो है उसके 4 सेक्शन बना दिए जाए, एक तो एजुकेशन, दूसरा मेडिकल, उसके बाद कमर्शियल और रेसिडेंशियल, ये सेक्टर बन गए। तो अब कोई ज़मीन है जो स्कूल के लिए ठीक है, लेकिन आप एक वहाँ पे कमर्शियल कर दे रहे और जो कमर्शियल है वहाँ पे आप रेसिडेंशियल कर दे रहे, तो इसमें मसला ये हो रहा है कि आपको जो रेवेन्यू आना चाह रहा है उसमें गड़बड़ हो जा रहा और उसका जो सही इस्तेमाल जिस चीज़ ज़मीन के जिस चीज़ के लिए होना चाहिए उस चीज़ के लिए नहीं हो रहा। तो ये मेरी बात तकरीबन मैंने आज से 6-7 महीने पहले जो है मैडम ने वेबिनार रखे थे, जब मैंने बात उसमें रखा था कि होना चाहिए उसमें ध्यान दें। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ आपके इसके माध्यम से कि जिस तरह लोक अदालत होती है कुछ, तो उसी तरह एक वक्फ अदालत रखी जाए ताकि लोगों का जो है ट्रिब्यूनल में उससे जाने से पहले जो है वहाँ पे आपका निपटारा हो जाए कुछ। और मैं एक और बात ये आप बताते चलूँ कि हमको जो इस पर काम करना है कि वक्फ में बेहतरी किस तरह आए और लोगों को उसका ज़्यादा फायदा उठे। कि जिस तरह कोई प्रोजेक्ट आता है कि बीच में एक आया था कि पंचक्की डेवलपमेंट प्लान आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इम्प्लीमेंट एजेंसी नहीं है वक्फ के पास। वक्फ जाती या तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास, BNC के पास, सिडको के पास, इनके पास अपने कोई इंजीनियरिंग स्टाफ नहीं है। तो अगर जो है ऑफिसर्स के साथ एम्प्लॉयज़ के साथ अगर आप कोई इंजीनियर का अपॉइंटमेंट करें तो आपका जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है कुछ आप अपने खुद पे तैयार कर सकते हैं। या फिर ये है कि आप अगर कोई इंजीनियर कोई प्रोजेक्ट आपके पास आ गया, आप जो है इंजीनियर हायर किए, तो आपका जो दूसरे डिपार्टमेंट के जो जाता है वहाँ पर जो है करप्शन होता है वगैरह होता है और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, तो आप अपने इंजीनियर के ज़ेरे निगरानी वक्फ का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता। तो ये चक्कर में जो है पंचक्की डेवलपमेंट प्लान जो था तो वो पैसा दूसरी तरफ ट्रांसफर हो गया। जो औरंगाबाद का डिवाइडर बना अभी सिद्धार्थ गार्डन से लेके जामा मस्जिद तक जो है ये वो बजट में बनाया गया है, वो बजट जरा ट्रांसफ़र हुआ और पंचक्की डेवलपमेंट प्लान जू का तू रह गया। तो मेरी जो है वक्फ बोर्ड से और गवर्नमेंट से यही बोलना है मेरा कि आप जो है एक इंजीनियर हाई कीजिए और एक और प्रोविज़न रखिए BOT वाला, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। तो होगा ये कि आपके पास आपकी जो प्रॉपर्टी है अभी तो खुली है, आप तो वैसा भी लीज पे देते, अगर आप BOT पे दे रहे वक्फ बोर्ड, तो होगा ये कि आपकी प्रॉपर्टी जो है डेवलप होने के बाद जैसा 20 साल 30 साल की लीज पे दे रहे हो तो वैसा आप BOT पे दीजिए, तो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो जो है डेवलप होकर वापस आएगी। चूंकि आपके पास एग्रीमेंट रहेगा तो इसमें हथियाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई आदमी है वो 3 साल के लिए लीज करता फिर जो है इसमें 30-40 साल निकाल देता, लीज से सब लीजर बन जाते। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जो वंचित बहुजन आघाड़ी के जो है बैनर तले हम लोगों को करना है। और वक्फ पे जितनी शफाफियत आए और जो भी लोग उसके मुस्तहक है कोई वक्फ के कुछ, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा वक्फ के लेकर हमारे पास और जहाँ है अब वक्त कम है, इसलिए सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह जो है हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे मैदान में। अंसारी साहब सर, ये आखिरी सवाल है, एक जनता के पीछे सवाल आ रहा है कि जैसा प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो मुद्दे, एक वक्फ बोर्ड का मुद्दा है और एक हुजूर की शान का मुद्दा है, तो इसको लेके मुसलमान भी कहने के भावुक हो गए हैं कि जज्बात में आ गए कि चलो भाई अब ये पार्टी भी कहने के अब दलित समाज या दलित और मुस्लिम जब मिल जाते हैं तो बड़ी ताकत बन जाती है।
तो औरंगाबाद के अंदर 85,000 लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरे थे, बेघर लोगों ने, उसमें एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है, और ऐसे मुसलमान जो आज किराए से रहते हैं। तो बहुत से लोगों ने मेरे से एक सवाल किया था कि जलील साहब के पास जाएंगे तो उनसे एक सवाल आपने दोहरा देना, पर वो सवाल प्रकाश अम्बेडकर के पास पहुंचा दीजिएगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी आने वाले चंद दिनों में या महीनों में कदम उठाने जा रही है कि जो बेघर है, गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास जमीन नहीं है, तलाशे जा रही है, उसमें 3-4 साल निकल गए, जबकि कई वक्फ की जमीन पड़ी हुई है। मेरा सीधा सवाल यह है कि जो वक्फ की खाली जमीन पड़ी है वहां पर खालिसन मुसलमानों को घर बनाने का दाखिल करो आप, ये कब तक हिले बहाने? जमीन है, कुछ कानून बनाइए, आसान तरीके से जमीन दीजिए, मुसलमानों को बसाने काम कीजिए। क्या वंचित बहुजन आघाड़ी एक शक्ति के साथ, एक ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे इस मामले में? जी बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ने वाली है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है पहला सेक्टर और दूसरा सेक्टर, जो लोगों के पास जो है घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, उनके लिए जो है पड़े गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना की एक स्कीम आई थी। वहाँ पे ये देखिए रियाज साहब, तकरीबन 2015-16 से ये पेंडिंग काम है कुछ। तो इसमें ये बदमाशी हुई कि वहाँ पर जो ज़मीन का इंतखाब किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब लोगों के पास, जिनकी एप्लीकेशन ये थी कि भाई ये जगह पर जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कॉलोनी बसाई जाएगी। और उसमें बदमाशी ये हुई साहब कि वहाँ पर जो है अभी सफारी पार्क जो है कुछ, सफारी पार्क के लिए जो है जानवरों के लिए इंसानों की जगह दे दी गई। ये सुनील चौहान साहब ने, जो कलेक्टर साहब है, उन्होंने ये जगह जो थी ये गवर्नमेंट की थी, ये जो है ये सीलिंग की जगह थी, ये इसके लिए इंतखाब हो गया था। मगर अभी नया जो कारपोरेशन का नया प्रोजेक्ट आया इसका सफारी पार्क बनाने का, तो ये सफारी पार्क की जगह जो है, सफारी पार्क के लिए वो जगह ले ली गई। लेकिन इस पे वंचित बहुजन आघाड़ी जो है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बोलता कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों की जगह पड़े गांव में मिटमटा में दी गई है, वंचित बहुजन आघाड़ी 1 इंच भी जगह सफारी पार्क के लिए नहीं देगी। चाहे हमको इसके लिए कितने भी बड़ा आंदोलन किया जाए, ये गरीबों की जगह है और गरीबों को ही मिलेगी। दूसरी जो जगहें हैं वो आप जो है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हमने और दूसरी जगह का भी इंतखाब किया जो गवर्नमेंट की जगह है। और रही जहाँ तक वक्फ तो मुसलमानों के लिए है, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो स्कीमात है वो सीलिंग जगह पे रहती है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की है, लेकिन उसमें बदमाशी हो रही है। और दूसरी बात मैं ये बोलूँ कि 2015-16 में जो लोगों का सर्वे हो चुका था, उनकी जो फाइलें ले लिए, लेकिन अब वो लोग जो है प्रधानमंत्री आवास योजना महानगर पालिका में चक्कर काट रहे हैं, तो उनको ये बोला जा रहा है कि आपका जो एरिया है वो ग्रीन में है। तो महानगर पालिका और कमिश्नर साहब से मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप क्या 6 साल से सो रहे थे? आपने जब सर्वे किए, जब उनका ग्रीन में था, तो आपने फाइलें क्यों लिए? आपने उनको आश्वासन क्यों दिए? आज आपके पास जा रहे हैं तो आप ये बोलते हैं कि जब तक महानगर पालिका का टाउन प्लानिंग में आपको परमिशन नहीं मिलती तो हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट नहीं दे सकते। आज आपको ग्रीन क्यों याद आ रहा 6 साल के बाद? चलो हो गया, तब आप जो बेचारे गरीब है वो लाके फाइल दे रहे हैं आपके पास, तो आज आप ये बोल रहे हैं कि आप जो है गुंठेवारी की फाइल दाखिल कीजिए। वो बेचारा गुंठेवारी को टाउन प्लानिंग में जा रहा था, वो बोलते साहब आपका ग्रीन में। तो आपको ये 6 साल पहले क्यों याद नहीं आया? गुंठेवारी की जो गाइडलाइन है, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना की जो गाइडलाइन है, आप म्यूनसिपल कमिश्नर उसके पूरा उल्टा काम कर रहे हैं। इनका मकसद जो है गरीबों को घर देना नहीं है, इनकी नीयत खराब हो गई। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से आ गए कि कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू दिला के जो है, ये चुनावी जुमला था, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का था। लेकिन जब आप इनको अमली काम करना है तो ये टेक्निकल बातें बता के जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। 6 साल के बाद आपको बोल रहे हैं कि नहीं आपका घर नहीं होता, आपका जो है रिजर्वेशन में, आपका ग्रीन में है कुछ। जब रिजर्वेशन में ग्रीन में था, आपके टाउन प्लान सेक्शन ने वहां जाकर जो सर्वे किया, तो जब आपको समझ में नहीं आया ये ग्रीन और ये येलो अभी तो नहीं हुआ साल 2 साल में कुछ, ये तो 25 साल पुराना मसला है ना कुछ। और आपने 6 साल पहले सर्वे किया, तो आपने सर्वे किए क्या? इस तरह से आपने जलील अहमद साहब की बात को सुना और वंचित आघाड़ी में प्रवेश किए हैं। हमने उनसे गुफ्तगू की, सियासी हालात पे की, समाजी हालात पे की, और हम ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना ही कहते हैं, तमाम मुस्लिम नेताओं से गुजारिश करते हैं, तमाम पार्टी से गुजारिश करते हैं कि देखिए अपनी अपनी सियासत होती रहती है, करना भी चाहिए, सारी बातें सही है, लेकिन मैं तमाम मुस्लिम नेताओं से अदबन गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से आप अपनी पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए
जद्दोजहद करते हैं, बहुत हथकंडे अपनाते हैं, क्या क्या नहीं बातें हो जाती हैं। तो खुदारा आपसे इतनी दरख्वास्त है, दरमंद अपील है कि आज सैकड़ों की तादाद में मुसलमान बेघर है साहब, बेघर है, किराए को पैसे नहीं, ऐसे भी कई लोग हैं। आप ज़रा अपने दायरे कार से बाहर आके देखो, जब आपको समझ में आएगा। या अगर आपने गरीबी ज़िंदगी निकाली होंगी, जब आपको एहसास होगा गरीबी किसे कहते हैं। तो हम आपसे इतने गुजारिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा अगर आप ईमानदारी से कोशिश करें ना, मैं तमाम लोगों से कह रहा हूँ और बड़ी दर्दमंद अपील कर रहा हूँ, तो मुसलमानों को घर नसीब हो सकता है। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले जो सियासी हालात है वो बहुत दर्दनाक होने वाले हैं। मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं कि हालात किस तरह ख़राब होने वाले। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपके हाथ में बच्चा कुछ जो भी ताकत है, एक उसका इस्तेमाल करके एक कानूनी पहलुओं को बराकार ला के आप क्या कर सकते हैं, यही करो। राजनीति होती रहेंगी और राजनीति चलती रहेंगी।